जय हिंद। मेरा नाम है अंशु सिंह। आप सभी का TH इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो पहले तो बताइए आप सब हैं कैसे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशा करता हूँ और ये बेकरारी बनाए भी रखिएगा कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा और सन 2026 के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा नर्सिंग के लिए। UPVSC नर्सिंग हो या MPVSC नर्सिंग वाले हों या राजस्थान वाले हों या एम्स वाले हों, जो भी हो प्रिपरेशन अब करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन में जितना भी डिले करेंगे उतना ही कोर्स आपका लेट स्टार्ट होगा, उतना ही आपका कोर्स नहीं कंप्लीट। अगर अभी से कर लेंगे तो ये समझ लेना कि आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले। मतलब ये तो कोर्स कंप्लीट कर ही लेंगे और उसके बाद में एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी चैनल पर डेली एक शॉर्ट मतलब लेक्चर लाता हूँ बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का सब लाएंगे, जिसमें से आपको मैं सेल साइकिल, मेरा जो चैप्टर चला है 11th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर चला है, जिसमें मैंने एक लेक्चर बना के डाल भी दिया है। ये मेरा सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में मतलब जहाँ पे एंड किया था वो इंटरफेस की अवस्था 3 होती हैं और G1 और S फेज और G2 फेज पर यहाँ पे मैंने एंड किया था। तो अब मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी प्रेस जो बताया था मैंने, उसमें कार्य क्या रहते हैं, किस चीज से लिए रहते हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्या रहेगा, इंटरफेज की अवस्था जो थी, G1 फेज जो था, G1 फेज का हम व्याख्या करेंगे पूरा। और जो भी ये पार्ट देख रहे हैं उससे पहले एक फर्स्ट जो वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसको देखकर तभी ये वाला वीडियो देखें, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। जब सीक्वेंस से चलेंगे तभी आपको प्रॉपर उसका नॉलेज बढ़ेगा और आप इसको नोट्स बनाते भी रहिएगा, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट नोट्स अपने खुद बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो पढ़ाते हैं आगे। तो जीवन फेज क्या है? जीवन फेज में क्या रहता है? जीवन फेज में क्या रहता है, कोशिका में वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका में वृद्धि कौन से फेज अवस्था में रहती है, तो जीवन फेज ऑप्शन में आ जाएगा G1 फेज। तो क्या रहेगा ऑप्शन, आपको क्या राइट करना है, जीवन फेज में। और उसके जीवन फेज में और क्या कार्य रहते हैं, देखो पहले क्या हो गया, कोशिका में वृद्धि होना, ठीक है, यानी सेल में ग्रोथ करना, और नए कोशिकांगों का निर्माण करना, यानी नए कोशिकांगों का निर्माण करेगी। कौन सी करेगी, जीवन फेज में करेगी। उपापचय के रूप में सक्रिय हो जाती है, मतलब जैसे उपापचय मेटाबॉलिज्म जो एक्टिव मतलब प्रक्रिया स्टार्ट होगी वैसे ही एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये सक्रिय हो जाती है, उपापचय के रूप में सक्रिय होती है। ठीक है, और जीवन फेज में सेल डिवीजन का निर्माण होता है। सेल डिवीजन क्या मतलब होता है, डिवीजन का मतलब भी समझ लेना आप। डिवीजन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये रूम है, इस रूम में 50 बच्चे बैठते हैं। ओके, अब 50 बैठ रहे हैं, तब तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 है। 50 है तो अच्छी बात है। अगर यहीं पर अगर 100 हो जाए, 100 बच्चे हो जाए, यहाँ पे कितने 100 बच्चे आ जाएं, तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो फिर क्या करने पड़ेगा, तो यहाँ से 50 उठा के यहाँ पर 50 लाने पड़ेंगे बच्चे। यहाँ पे 50 हो जाएंगे और 50 कहाँ पे हो जाएंगे, 50 यहाँ पे हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, पूरे 100 हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, विभाजन ही तो हुआ है। एक से उठा के दूसरे में डाला गया और 2 सेक्शन बना लिए गए। ये पहले A था, अब ये बन गया B, यानी A और B दोनों मिला के क्या हुआ, ये हो गया क्या, विभाजन। यानी एक से ज्यादा चीजों को हो जाए, उसको संपूर्ण मतलब संपूर्ण ना हो, उसको बांट देना, यानी बांट देना, बांटने की प्रक्रिया वो विभाजन कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या दिया गया है, जीवन फेज में सेल डिवीजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक जो होते हैं जीवन फेज के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही टॉपिक आपको मतलब लिखे हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, BSc नर्सिंग में आते भी हैं इसमें। ठीक है, अब आता है मुझे C मतलब S फेज क्या होती है। ये इतना ध्यान रख लेना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग कर लेंगे। S फेज जो आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के दृष्टि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या रहता है, S फेज में DNA का संश्लेषण होता है। अब पूछा जाएगा DNA के संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, क्या अवस्था में होता है,
तो फेज में होता है कौन से, तो एस फेज में होता है। यहाँ पे फेज के जगह पे वो आ सकता है, अवस्था आ सकता है या प्रावस्था भी आ सकता है, ठीक है, उस पर कोई वो नहीं है। तो एस फेज में क्या रहता है, डीएनए का संश्लेषण होगा। जैसे कि डीएनए में संश्लेषण कैसे होगा वो भी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। जैसे कि डीएनए की मात्रा है, जैसे कि 2C है या 3C है। 3C है तो ये समझ लेना कि मतलब 6-6C में चला जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, डीएनए की मात्रा 2C है, यानी कितनी है, 2C है। 2C से क्या हो जाएगा, 4C में बदल जाएगा। तो ये डीएनए का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये इंक्रीज होगा। संश्लेषण मतलब करना क्या होता है, संश्लेषण का मतलब ये होता है आगे को बढ़ाना। मतलब एक चीज यहाँ से जा रही है तो इसको आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे बढ़ाना है। ये पीछे बढ़ाने के संश्लेषण नहीं कहते। संश्लेषण का मतलब होता है आगे चीज को बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या है, संश्लेषण यानी डीएनए का संश्लेषण होना। डीएनए की मात्रा जो होती है 2C से 4C में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही संश्लेषण कहते हैं। तो क्या हो गया, 2C से 4C में बदल जाना। ये हो गया हमारा एस फेज का। और इसका दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है तारक काय। एक तारक केंद्र होता है, अभी मैं उसको भी आगे बताएंगे। तारक केंद्र क्या होता है, तारक केंद्र ये होता है, आपको बताते हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया जिसके अंदर ये हो जाएगा केंद्रक और ये हो जाएगा केंद्रिका। ये केंद्रिका हो जाएगा, ये केंद्रिक कोशिकांग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिलके और यहाँ पर हमारा होता है तारक केंद्र। यहाँ पे 2 डिविजन्स होते हैं जो कि ये अलग डिवाइड होके ये विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं, यहाँ पर और इससे भी जो ये जो बदल जाते हैं। आगे हम इसको बताएंगे, अगले वाले लेक्चर में बताएंगे, पूरा सीक्वेंस से बताएंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये मेटाफेज में जब पढ़ाएंगे आपको, मेटाफेज में ये आपको पूरा विध्वंस बताएंगे, ठीक है। तो ये तारक केंद्र कहाँ गया जाए, तारक काय विभाजन क्या है, तारक काय का विभाजन होता है, ठीक है। विभाजन में क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इटालिक ये डैश स्टॉप बने। यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी जब तारक केंद्र विभाजन होगा तो इनके गुणसूत्र जितने होंगे, गुणसूत्र होते हैं तारक केंद्र। और गुणसूत्र ये किस बॉन्ड से मतलब ज्वाइंट होते हैं, तो वो तरकु तंतु होता है, जिसे बोलते हैं स्पेंडल फाइब्रिन, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं तरकु तंतु से ये जुड़े होते हैं तारक केंद्र और क्या, ये जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं तरकु तंतु से। अब यहाँ पे और लेकिन जुड़े होते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कि गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं होता है। तारक केंद्र जब विभाजन होगा, तारक केंद्र 1 से 2 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, लेकिन इनके गुणसूत्रों में कोई विभाजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट होता था। अब हमारा क्या रहता है, 3 ऑप्शन क्या मतलब 3 पॉइंट दिया गया है। G2 फेज में क्या होता है, हम इसकी बात बताते हैं। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो आपको क्या बताना होगा, G2 फेज में होता है, ओके। तो क्या होता है, G2 फेज में होता है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या बताता है, देखो, विशेष रूप से तरकु तंतु, ये क्या, तरकु तंतु से बनने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब अब हम आपको बताते हैं विशेष रूप से जो तरकु तंतु होगा, यानी एक आपको इधर बताते हैं, जैसे कि ये तारक केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, और ये जो इस थ्रू से ये बॉन्ड से जुड़ा है, ये हो गया तरकु तंतु, ठीक है। ये हो गया तारक केंद्र, ये तारक केंद्र हो गया, ठीक है। ये हो गया तरकु तंतु हो गया और ये क्या हो गया, गुणसूत्र, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग है, इनसे जो प्रोटीन संश्लेषण होगी वो किस प्रावस्था में संश्लेषण होगी, तो G2 यानी G2 फेज में तरकु कौन से ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। कौन से प्रोटीन का पूछा जा सकता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण की प्रावस्था में होता है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, G2 फेज में स्टार्ट होती है और इसी फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वो भी किस थ्रू से होता है, ये भी तो हो सकता है। तो कहां से होता है, ये तरकु तंतु के बॉन्ड से होता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में एक हुए जो नोट्स बना के आपने नोट कर लेना,
जो नोट बना के आप नोट कर लेना, नोट में क्या रखना है, जी नोट फेज होता है, इसको शांत प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे शांत प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सारे इवेंट जो होते हैं रुक जाते हैं, मतलब कार्य करना जब जैसे ही मतलब जी नोट प्रावस्था स्टार्ट होगी, ये तो जब एस का सिक्रेशन नहीं होगा तब ये जी नोट में चला जाता है। जैसे ही जी नोट में आएगा तैसे सारे इवेंट्स मतलब सारे प्रक्रियाएं जितनी भी कार्य हो रहे होंगे वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, मतलब वहां पे कोई भी गति संचालित नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जी नोट फेज को क्या बोलते हैं, शांत प्रावस्था बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, कोशिका विभाजन के इवेंट रुक जाते हैं। देखो ये बात बता रहे थे कि कोशिका विभाजन जैसे होगा इसमें सारे इवेंट रुक जाएंगे, इसमें कोई भी कार्य क्रिया कुछ भी संख्या कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, सेकेंड पॉइंट हमारा दिया गया है कोशिका उपापचय के रूप में सक्रिय हो जाती है। कोशिका की जो उपापचय मेटाबॉलिज्म जो होती है तो ये क्या होगी, सक्रिय हो जाएगी यानी एक्टिव हो जाएगी। अब एक दो नोट ये भी नोट कर लेना, ये पूछा गया था सन 2023 में पूछा गया था, मानव सेल साइकिल का कितना समय लेता है, तो 24 आवर लेता है। मानव की जो मतलब कोशिका चक्र जो होता है, सेल कोशिका चक्र में समय जो लेता है तो 24 आवर लेता है। और तो ये लेता तो है, ये इंटरफेज में लेता है, किसमें, इंटरफेज में हमसे सबसे ज्यादा मतलब टाइम लेता है और एम फेज में बहुत कम टाइम लेता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ईस्ट में सेल साइकिल का समय कितना 90 मिनट होता है, यानी ईस्ट में सेल साइकिल का समय 90 मिनट होता है। तो ये किस में चलेगा, ये एम फेज में चलेगा। ये किसमें चलेगा, ये एम फेज में चलेगा। आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको रफ करके और भी थोड़ा लिखाना है, ठीक है। उसके बाद